जो एक स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप सबसे बड़ा बोल सकते दुख क्या है? स्टार्टअप का सबसे बड़ा दुख फंडिंग। कोई कंपनी अगर स्टार्ट कर रहा है और वो सोचता है कि मैं आइडिया लेकर आता हूँ और मैं फंडिंग उठा लेता हूँ, तो उसको ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसको फंड मिल जाए? एक्चुअल में फंडिंग में ना कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज फ्लॉप हुई बिकॉज की रेवेन्यू तो बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली, वाईजी सबसे बड़ा एग्जांपल, राइट। एंड रेवेन्यू तो था बट प्रॉफिट नहीं था, एंड कंपनी के क्या हाल हुए वो आपको पता ही होगा। सही बात है। जैसे स्टार्टअप्स की अगर बात करें, कोई कंपनीज है जिनके पास अच्छे आइडियाज़ भी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी है, टीम भी है, तो वो ऐसे कौन कौन सी कम्युनिटी के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए शुरुआत में, ताकि उनको लोग जाने, वो नए लोगों तक पहुँचे और उनको फंडिंग बहुत ईजिली मिल जाए? एक हमारी टैगलाइन है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। राइट, ठीक है, तो आप जितना अच्छा नेटवर्क होगा आप उतना इजीली किसी भी से भी कनेक्ट हो पाओगे। तो इंदौर एक फूड मार्केट भी रहा है, और फूड मार्केट में अगर कोई इंदौर में स्टार्टअप करना चाहता है तो क्या उसके लिए सक्सेसफुल होगा? क्या कह सकते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि इंदौर का कोई भी सिंगल फूड ब्रांड हम एक नेशनल या इंटरनेशनल ब्रांड नहीं बना पाए। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो एक स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप की सबसे बड़ा बोल सकते दुख क्या है? स्टार्टअप का सबसे बड़ा दुख फंडिंग बोलते हैं ऐसा, बट फंडिंग के पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज तो स्टार्ट होता है घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक है, कि बेटे को या बेटी को पढ़ाया लिखाया है, अब उससे जॉब करवाना चाह रहे हैं, बट बेटा या बेटी बोलता है कि मुझे स्टार्टअप करना है, और जिसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है। तो सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ आता है। इसके बाद टीम का चैलेंज आता है, टीम बनाना। आपके सिर्फ आइडिया स्टेज पे आपको कौन ज्वाइन करने वाला है ये आपको भी नहीं पता। सही बात है। ठीक है, एंड देन इसके बाद फंड आता है कि भाई अब फंड कहाँ से लेके आएँ। और फर्स्ट उसमें पहले तो ऐसा होता था कि आइडिया स्टेज पे फंड मिल जाता था, बट अब तो जब तक मतलब ट्रैक्शन नहीं दो प्रॉपर तब तक नहीं मिलता। मतलब अब तो फंडिंग के मतलब वे भी चेंज हो गए टाइम टू टाइम। तो ये चैलेंजेस मेन हैं, बाकी और भी। जैसे स्टार्टअप की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एक कोई कंपनी अगर स्टार्ट कर रहा है और वो सोचता है कि मैं आइडिया लेकर आता हूँ और मैं फंडिंग उठा लेता हूँ, तो उसको ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसको फंड मिल जाए? एक्चुअल में फंडिंग में ना कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं टाइम टू टाइम। 2020 के पहले तक ऐसा था कि जब स्टार्टिंग था, मैं स्टार्टिंग से बता, स्टार्टिंग में आइडिया पे जो है फंड मिल जाता था। अब आइडिया की मतलब आप IITian हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं और जिसकी एक अच्छी इमेज है, एंड आप लेके आए और फंड मिल जाता था। बट फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि एक अच्छी टीम पे कन्वर्ट हो गया कि नहीं यार, आइडिया के साथ साथ एक अच्छी आपकी टीम भी होनी चाहिए। ठीक है, तो फंड मिलने लग गया। इसके बाद 2020 के आसपास ऐसा हुआ कि आइडिया है, टीम है, एंड देन जो है ना आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करो, तो फंड मिल जाता था। बट अगेन अब चेंज हो चुका है कि आइडिया है, अच्छी इंस्टीट्यूट से बंदा है, रेवेन्यू है, टीम है, एंड अब प्रॉफिट भी होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज फ्लॉप हुई बिकॉज की रेवेन्यू तो बहुत अच्छा था। वाईजी सबसे बड़ा एग्जांपल, एंड रेवेन्यू तो था बट प्रॉफिट नहीं था, एंड कंपनी के क्या हाल हुए वो आपको पता ही होगा। सही बात है। तो इसका मतलब है कि सर कंपनी में अगर फंड चाहिए तो पहले प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ, अपने प्रोडक्ट को पहले लॉन्च करो अपने पैसों से, उसके बाद प्रूव करो, उसके बाद ही इन्वेस्टर पैसा एग्जैक्टली प्रूव करो अपने आप को, किसी भी फॉर्म में प्रूव करो। सर मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी रिस्क में पैसा तो नहीं डालना चाहेगा। वो ये देखेगा कि भैया मेरा पैसा ग्रो होता दिख रहा है तो ही डालना चाहेगा। राइट, ये तो सही है सर। सर जैसे स्टार्टअप्स की अगर बात करें, कोई कंपनीज है जिनके पास अच्छे आइडियाज़ भी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी है, टीम भी है, तो वो ऐसे कौन कौन सी कम्युनिटी के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए शुरुआत में, ताकि उनको लोग जाने, वो नए लोगों तक पहुँचे और उनको फंडिंग बहुत ईजिली मिल जाए? देखिए, कम्युनिटी से फंडिंग का तो बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं है, बट इस बात से कनेक्शन है कि एक हमारी टैगलाइन है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है, तो आप जितना अच्छा नेटवर्क होगा आप उतना इजीली किसी भी से भी कनेक्ट हो पाओगे। अच्छा, यहाँ पे भी जैसे अपने अब तो मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स एंड ऐप के थ्रू लोग शादियों के लिए जो है ना लड़का लड़की ढूंढ लेते हैं। बट पहले क्या होता था, रेफरेंस बेसिस होता था। मतलब शादियाँ कहाँ होती थी कि भैया वो हमारे रिलेटिव के दादा के काका के मतलब किसी की बेटी है या बेटा है ना। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे मीडिएटर बहुत सारे लोग होते थे। तो सेम
फंड में भी यही होता है कि जब तक आप नेटवर्क का कोई बंदा है ना तो ट्रस्टेड होता है कि भाई जो है ना इन्हें ना मतलब एक नेटवर्क ने एक्सेप्ट कर रखा है और पता होता है कि ये एक्स बंदा है एंड इसे 10 लोग जानते हैं मेरे बीच के, कैसा बंदा है, कैसी पर्सनालिटी। ऐसा तो नहीं होगा कि ये फंड रेज करके एंड देन खा जाएगा। जैसे कि इंदौर के बारे में मैं आपको बता दूं, इंदौर बाहर आपको क्या लगता है कि 2 चीज़ें क्या फेमस है इंदौर की? एक तो यहाँ की सफाई, बिल्कुल, और दूसरा यहाँ का स्कैम। मतलब आप मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, स्कैम के मामले में इंदौर नंबर 1 पे आता है, शायद आपको ना पता हो। मतलब स्कैमर मानते हैं, यहाँ पैसा खा जाते हैं, स्टार्टअप्स का पैसा खा जाते हैं। इवन ये शेयर मार्केटिंग टाइम से इंदौर बदनाम है। तो ऐसा है इंदौर के साथ में, ठीक है। लोग बाहर के इन्वेस्टर बिलीव नहीं करते, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इंदौर का एक स्टार्टअप इकोसिस्टम हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार, इंदौर में अच्छी स्टार्टअप्स हैं और हैं भी, अच्छा बनाया भी है उन्होंने, तो आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। तो एक ऐसा जो है ना फ्लो है यहाँ का। ओके सर, जैसे मार्केट में जब कोई कंपनी आती है, फूड से अगर रिलेटेड ही बात करें तो इंदौर एक फूड मार्केट भी रहा है, और फूड मार्केट में अगर कोई इंदौर में स्टार्टअप करना चाहता है तो क्या उसके लिए सक्सेसफुल होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। फूड को लेके फूड कैपिटल भी बोलते हैं हम खुद, ठीक है, बट क्या कह सकते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि इंदौर का कोई भी सिंगल फूड ब्रांड, आप नमकीन और उनमें मत जाइएगा, फूड ब्रांड जो कि मतलब फूड आउटलेट्स हैं, हम एक नेशनल या इंटरनेशनल ब्रांड नहीं बना पाए। सारे रीजनल, चाहे वो आप किसी फूड ब्रांड अपना स्वीट से, सब रीजनल में हैं, इंदौर में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सिटी में हैं। एक आध ब्रांड्स ज़रूर जो है चाय से रिलेटेड गए हैं बाहर, ठीक है, बट वो कितना अच्छा कितना क्या है वो वही जाने। लेकिन जहाँ एक अच्छे फूड ब्रांड की बात करें, टाइप ऑफ CCD टाइप ऑफ, या मैकडी या कोई ऐसा कोई भी फूड ब्रांड इंदौर से हम लोग बाहर नहीं ले जा पाए। ये एक आज भी एक डिस्कशन का जो है ना मेन टॉपिक है कि ऐसा क्या है कि हम नहीं ले जा पा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं। राइट सर, अगर कोई स्टार्टअप आता है या अपना कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो उसको लीगैलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी होता है, या आप कह सकते हैं कि अगर कोई अपना ब्रांड लेके आ रहा है तो उसको कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये काम CA ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, बट मैं बेसिक्स जो मुझे समझ है, क्योंकि CA तो नहीं हूँ मैं, बट बेसिक्स ये है कि आप जो नाम सर्च करके ले आ रहे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए कि ट्रेडमार्क है कि नहीं है, उसके लिए डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, एंड कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं आई थी जैसे हमें फेस करनी पड़ी थी। हम लोगों का एक दी अर्बन गुमटी करके ब्रांड था, तो उसमें हम लोगों ने एक हैप्पी मील रखा था, नाम कॉम्बो था, बट क्योंकि ऑनलाइन में आजकल सब कुछ पता चल जाता है, तो मैकडोनल्ड ने क्लेम किया और उन्होंने शो किया कि देखो हमारे तो बहुत पहले से इसमें ट्रेडमार्क है, एंड हमें सरेंडर करना पड़ा। एंड देन इसके बाद हमारा एक वर्जिन फूड करके फूड ब्रांड था, उसमें वर्जिन ग्रुप ने क्लेम किया, जबकि हम लोग सही थे क्योंकि वर्जिन फूड उन्होंने क्लास 43 में नहीं ले रखा था। देन आज भी हम लोग उनसे केस लड़ रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना आती हैं बाद में। तो आप नाम को लेके थोड़ा अवेयर रहो, डोमेन को लेके अवेयर रहो, प्रॉपर एक कंसल्टेंसी ले लो, ठीक है, एंड एक मेंटरशिप ले लो आप कि किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। एक अच्छा CA रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जब आप अच्छे फंड रेज करने की तरफ जाते हैं पता चलता है कि आपकी बैलेंस शीट ही ख़राब हो चुकी है। तो एक अच्छा CA, मतलब अच्छा मतलब कि जो थोड़ा सा इंदौर में अगेन जो है ना कम मिलते हैं, बट अच्छा CA से कंसल्ट करें तो वो आपको बता पाता है कि आप कैसे जाएंगे जिससे कि आप इन फ्यूचर एक अच्छा फंड रेज कर पाएंगे। ओके सर, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है फेक इन्वेस्टर्स की। जो लोग फेक इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता, बट वो फिर भी इन्वेस्टर्स की पैनल में रहकर लोगों के आइडिया सुनते हैं और आइडिया चुरा भी लेते हैं। तो इन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे उनको स्टार्टअप वालों को बचना चाहिए उन लोगों से? रिसेंटली इसमें मैंने जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने आर्टिकल भी एक लिखा था, ये है प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारे मतलब मार्केट में फेक इन्वेस्टर्स हैं, फेक स्टार्टअप भी हैं, ठीक है। एंड फेक इन्वेस्टर से, फेक स्टार्टअप से बचने के लिए तो इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस करवाता है, सेम आपको भी करना है कि आप जब कोई इन्वेस्ट बोलता है कि मैं इन्वेस्टर हूँ, आप भी 10 सवाल करिए ना उससे कि भाई आप अपना पोर्टफोलियो बताइए, अभी तक आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में, कहाँ कहाँ किया है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बस ये नहीं कि आपको कॉल आया कि यार हम लोग तो इन्वेस्टर्स हैं एंड एक काम करिए कि आप हमारी ये फीस 10,000 रुपये पे कर दीजिए, कुछ ऐसे भी है जो है ना अगेन, तो कर दीजिए और इसके बाद
हम आपको इन्वेस्टर से मीटिंग करवाएंगे, एंड देन फिर वो अगेन फेक इन्वेस्टर बैठ जाते हैं और जो है ना बोलते हैं आपका जो है आइडिया अच्छा नहीं है, एंड कुछ क्योंकि उनको तो गलती निकालनी है ना। और फेक इन्वेस्टर जब जेब में है नहीं कुछ, तो मैंने बहुत अच्छे कॉलेजेस में देखा कि एज ए पैनलिस्ट आके बैठ जाते हैं कि हम इन्वेस्टर हैं। इंदौर में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं ऐसे, एंड वो उनसे पूछो कि आपने कहाँ पे पैसा डाला है लास्ट टाइम, तो शायद ही उनके पास जवाब। इनसे पूछो लास्ट एक साल में आपने कितना पैसा डाला है, नहीं डाला होता कहीं पे, बट और क्या बोल देंगे, अरे यार वो तो आइडिया ही नहीं हमें अच्छे मिल रहे हैं तो हम कैसे डाल दें। अरे भाई ऐसा नहीं है, इंदौर के फाउंडर्स में या इंदौर के बिजनेस में बाहर का बंदा पैसा डाल रहा है इन्वेस्टर, और आपको जो है ना लग नहीं रहा है कि पैसा डालने लायक बिजनेस है। तो मतलब ये क्या है? तो आप प्रॉपर उसकी ड्यू डिलिजेंस होती है, आप पता करिए। आप जो सीए हैं या जो मेंटोर है, मेंटोर्स को तो बहुत सारा कुछ, जो स्टार्टअप मेंटोर है उनको पता होता है कि एक्चुअल में कौन है कि नहीं, मतलब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होती है कहीं ना कहीं से। तो आप वो चीज़ करिए, पता करिए। इसके बाद जो है ना आप जाइए, आप जो है ना फर्जी इन्वेस्टर्स के बीच में बैठ के टाइम ख़राब कर रहे हैं, एंड इवन अपना कॉन्फिडेंस ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि अगर 10 में से 5 फर्जी इन्वेस्टर्स ने आपको बोल दिया कि यार आपका आइडिया अच्छा नहीं है या बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, और आपने बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया गलती से, मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, मैंने एक इन्वेस्टर थे, उनके सामने बैठा, एंड उन्होंने मतलब कोई मतलब ऐसा पॉइंट कि जिसका कोई सेंस नहीं था, उन्होंने उसको लेके मुझे बोला कि यार एक काम करो, आप हमसे मेंटोरशिप ले लो पहले। मेंटोरशिप में क्या कि पहले आप कैश दे दो, इसके बाद आप कुछ परसेंटेज दे दो हमें। तो हमने बोला अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे मेंटोर हो तो आप हमसे जो है ना कैश क्यों ले रहे हो, फिर आप हमसे परसेंटेज ले लो। ग्रो करेगी कंपनी तो उस परसेंटेज में आपका भी होगा ही सही। बिल्कुल सही। और ये तो फिर हमसे कैश ले लो, फिर परसेंटेज की बात मत करो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो। तो ये सब कुछ चलता है मार्केट में, काफ़ी तेज़ी से चलता है, बचने की ज़रूरत है। और ये आप एक नेटवर्क में इजीली कर पाते हो। तो हाँ, जो अपना एक क्वेश्चन था कि नेटवर्क कितना काम का है, शायद स्किप हो गया। तो नेटवर्क ना आपको हर टाइप के ऐसे लोगों से कनेक्ट करता है, आप कहीं ना कहीं उसको जानते होते हो, आप मिलते हो बार बार। इंदौर में भी बहुत अच्छी कम्युनिटीज़ हैं, आप अलग अलग कम्युनिटीज़ में जाके कनेक्ट हो सकते हो। ओपन नेटवर्क कम्युनिटी सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। अभी हम लोग उसका टेक पार्ट भी थोड़े टाइम में ले आएंगे, जिससे कि लोग कनेक्ट हो सकते हैं, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक। ठीक है, कोई कॉमर्शियल्स नहीं है। हम अच्छे इवेंट्स करते हैं, गवर्नमेंट्स ऑफिसर्स को लाके इवेंट्स करते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, उनको डिस्क्राइब करवाते हैं, जिससे एक अच्छे से बंदा जान पाए कि कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी है। और एमपी में तो गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी है। हाँ, रिसेंटली मतलब बहुत अच्छी हैं कि मतलब अभी कुछ 2-3 दिन पहले जो इवेंट था, मैं खुद शॉक्ड कि यार मतलब 50% तो आपको सब्सिडी के फॉर्म में पैसा आ जा रहा है। एग्जैक्टली। बहुत सारी स्कीम्स में, जो कि हमें नहीं पता। तो ये सारे इवेंट्स करते हैं, फाउंडर्स मिक्सचर करते हैं, एंड देन गैदरिंग होती है, आप एक दूसरे से मिलते हो एंड बातचीत करते हो, बिजनेस एक्सचेंज करते हो। तो ये बहुत, अब इसमें कुछ पेड कम्युनिटीज़ भी हैं जो कि बाहर की हैं, इंडिया के बाहर की भी हैं, इंडिया की भी हैं, एंड फ्री कम्युनिटीज़ भी हैं। तो आप जैसे चाहो, जो आपकी मतलब कैपेबिलिटी हो वैसी कम्युनिटी ज्वाइन करो। जब कोई स्टार्टअप कंपनी फॉर्म होती है तो उन्हें DPIIT नंबर लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है, ताकि वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाए कि वो एक स्टार्टअप है। तो जब DPIIT नंबर वो ले लेते हैं, उसके बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलते हैं? अगेन जो है ना, ये सीए वाले ज़्यादा पार्ट हैं। और हाँ, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और आपको लेना चाहिए अगर चीज़ें हैं। उनकी गवर्नमेंट की एक डेफिनेशन है, और वो एग्जैक्ट डेफिनेशन उन्होंने क्या, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइम पे उसमें चेंजेस किए हैं, तो अभी करंट में क्या है वो मुझे भी नहीं पता है सही में। तो बट ये है कि उसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप सही में इनोवेटिव काम कर रहे हो, कोई ट्रेडिशनल को लेके नहीं बैठे हो, एंड एक आप अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल रजिस्टर करें, उसके बेनिफिट्स लें। अच्छे बेनिफिट्स होते हैं जहाँ तक मैंने सुना है। मैंने आपकी प्रोफाइल भी देखी थी, आपने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है फूड चेन में। तो इंदौर में कैफ़े इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और आपको क्या लगता है कोई अगर स्टार्टअप फूड इंडस्ट्री में इंदौर के अंदर आता है तो कितना सक्सेसफुल हो सकता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, फूड इंडस्ट्री जितना बाहर से जैसी दिखती वैसी अंदर से होती नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम फूड ब्रांड लॉस में होते हैं, चाहे वो इंदौर में हो या इंदौर के जो है ना बाहर, मैक्सिमम। ठीक है, उसके पीछे रीजन्स कि हम देख के आ जाते हैं। जैसे बेंगलोर में एंड पुणे में एक कहावत चलती है कि जब एम्प्लॉई जॉब से शाम को घर वापस आ रहा होता है, तो उसमें से हर दूसरा तीसरा बंदा बोल रहा होता है कि एक दिन मेरा आउटलेट होगा
फूड आउटलेट होगा एंड मैं फूड क्योंकि सबसे इजी है। कहते क्या ना कि जिस चीज़ की एंट्री जितना इजी है ना, ठीक है, तो उसमें ना सक्सेसफुल होना उतना ही, क्योंकि एंट्री इजी है, एंट्री बैरियर नहीं है। आप आए 5 लाख 10 लाख रुपए लिए, 2 सेफ को पकड़े और आपने स्टार्ट कर दिया। कोई भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वो लेकिन अब उसको फूड ब्रांड कैसे बनाना है, उसको फूड चेन कैसे बनाना है, एक डिफरेंट जो है ठीक है, वो अगेन जो है ना एक बिजनेस है, ठीक है। आपने फूड आउटलेट, तो इंदौर का जो मैंने देखा है कि डेली एक नया आउटलेट ओपन होता है, डेली एक आउटलेट बंद हो रहा होता है एक तरफ, ये इंदौर का है। और मैक्सिमम जो है ना लॉस में चल रहे होते हैं, क्योंकि रेंट निकालना भी मुश्किल होता है। ऐसे मैंने डीप में जाके जब चीज़ों को देखा, मैंने बहुत सारे आउटलेट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ग्रीन डेज करके स्टार्टअप है जहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन फूड आउटलेट्स को ही सप्लाई होती है। मतलब इंदौर में फिनिक्स मॉल जैसे, उसमें मैं पिछले लास्ट 1 ईयर की बात करूँ तो 50% फूड आउटलेट बंद हो गए हैं, ठीक है। इवन लास्ट में उनको तो लोगों को पैसा खा के भी भगना पड़ गया है, ऐसी हालत में उन्हें जाना पड़ा है। तो इतने अच्छे मॉल में और इतने अच्छे ब्रांड्स, बाहर के ब्रांड्स, उनको ऐसा करना पड़ गया। इवन हमारा भी पैसा डूबा है। अच्छा। तो जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो एक नॉर्मल जो छोटा फूड ब्रांड है तो उसके साथ तो क्या ही हो रहा होगा। तो है ऐसा जो है कि जो बाहर से दिख रहा है वो नहीं है। आप सजेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे सर कि फूड इंडस्ट्री में अगर आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन है, मैं ये नहीं रहा कि आप जो है ना फूड ब्रांड में मत आइए, आइए बिल्कुल आइए, ठीक है, अच्छी इंडस्ट्री है एंड मार्जिन वाली इंडस्ट्री है, बट आप प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आइए। सिर्फ इसलिए नहीं आइए कि मेरा मन कर रहा है कि मेरा एक फूड आउटलेट हो, मुझे लोग बोलेंगे कि वाह यार जो है ना इनका तो एक कैफ़े है, चलो इनका रेस्टोरेंट है, मतलब फैंटेसी में मत आइए। आप फिर प्रॉपर आइए और एक लॉन्ग जो है ना जर्नी के लिए आइए, प्रिपेयर्ड होके आइए और एक बैकअप के साथ आइए। फूड इंडस्ट्री में आपको क्या पता, जब एग्जैक्ट आपको पता चले कि यार अब जो है इसमें इन्वेस्टमेंट तब तक करना चाहिए, तब तक क्या पता आपके जेब का पैसा ही खत्म हो चुका हो। तो थोड़ा सा एक प्रॉपर बैकअप के साथ आइए, क्योंकि उसमें 6 महीने से साल भर का तो बैकअप आप लेके चलिए एटलीस्ट, एंड देन जो है ना आप आइए। सर जैसे स्टार्टअप्स मैंने ऐसे भी देखे जो बैटिंग से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे लूडो खेल रहे हैं और उसके अंदर पैसा लगाकर आप लूडो खेलेंगे। तो देखा जाए तो ऐसी कंपनीज कहती है, क्लेम करती है कि हम लोग स्किल्ड बेस्ड बैटिंग करवाते हैं, ना कि हम प्योर बैटिंग कर रहे हैं, तो हमें लीगल होना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है शायद लूडो जैसे गेम हो गया या स्नेक एंड स्लाइड्स हो गए, ऐसे गेम्स में जो भी हम डाइस कर रहे हैं वो भी तो देखा जाए तो बाय लकी हो रहा है, उसमें कोई स्किल नहीं होती है। या जैसे बात करें क्रिकेट की टीम्स लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो कहती है कि टीम की एक्सपर्टीज़ और उनकी चीज़ों को समझ के लोग स्किल बेस्ड टीम्स बनाते हैं और विन करते हैं। बट ऐसे स्टार्टअप्स को भी क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए या ऐसे स्टार्टअप्स को फंड्स देना चाहिए इन्वेस्टर को? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर हम इंडिया को आगे ले जाना चाहते हैं तो ऐसे स्टार्टअप्स तो नहीं होने चाहिए, नहीं उतना सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इससे वो बिजनेसमैन तो पैसे वाले बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप भी जाइए, जो भी इन ऐप्स में सट्टा खेल रहे होते हैं, जो है आप देखिए कि 100 में से कितने लोग जो है ना पैसा कमा के अमीर बन गए हैं, ठीक है। लेकिन जो इसको स्टार्ट करने वाला है वो तो करोड़पति अरबपति पता नहीं कौन सा पति बन चुका है अभी तक, सही है ना। तो वो तो पैसे वाला बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम जहाँ पर मैंने बात की इंडिया को आगे ले जाना चाहते हैं, देन उसमें आप डीप टेक में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करिए, जो कि कर रही है गवर्नमेंट अभी, ठीक है। बहुत अच्छे फंड दे रही है इंक्यूबेशंस के जो है ना थ्रू। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, बट आप डीप टेक में अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आइए, जिससे कि इंडिया भी मतलब आगे बढ़ सके ना। आज हमें ज़रूरत है ना, हमें अच्छे ड्रोन्स की ज़रूरत है, हमें मतलब बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, हमें अच्छी बैटरीज की ज़रूरत है। अभी मैं 2 दिन पहले की न्यूज़ देख रहा था कि कुछ ईवीज में जो है ना कोई एक मैग्नेट लगता है, जो कि बैन हो गया, रेयर अर्थ मेटल है। हाँ, एंड वो मेन प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना करता है, शायद वियतनाम और जापान। वियतनाम जापान तो सिर्फ अपना जो कंज्यूम करना है उनको खुद के कंज्यूम के हिसाब से करते हैं, एंड मेन चाइना करता है। चाइना ने बैन कर दिया कि मैं किसी को नहीं देने वाला। अभी बोले कि इंडिया में कुछ हफ्तों के लिए मैग्नेट बचा है, एंड देन क्या करेंगे ये लोग? तो मतलब आप ऐसी चीज़ों को देखिए कि जो हम बाहर से जो डिपेंडेंट हैं बहुत बुरी तरीके से, उन चीज़ों को लेके आइए। जैसे अभी सेमीकंडक्टर में काफ़ी अच्छा काम हुआ पिछले 2-3 साल में। गवर्नमेंट बहुत अच्छे जो है ना इन्वेस्टर्स को लेके आई, कंपनीज को लेके आई, एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की कि एप्पल तक जैसी बड़ी कंपनी आ गई इंडिया में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर हम कितना आउटसोर्स करते रहे बाहर से। बिल्कुल सही है।
तो इन पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और लोगों को भी, मतलब स्टार्टअप्स को भी करना चाहिए। Exactly. बाकी ऐसी ऐप हैं और भी बहुत सारी है जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो कोशिश करें कि जो है ना नहीं करें, उससे समाज का और जो है ना देश का भला नहीं होगा, सही बात है, खुद का भला होगा। सर क्या लगता है आपको कि ऐसी कंपनीज को फंड मिलना चाहिए? ऐसे स्टार्टअप्स बहुत अच्छे जो 10 मिनट डिलीवरी दे रहे हैं। देखिए अगेन ये वही है कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, बट आप रियल उसमें देखिए तो वो एम्प्लॉयमेंट क्या ही जनरेट करना है, कि मतलब आप मिसयूज करना है, ठीक है, कि आप एक बंदा है एंड उसको डिलीवरी में दौड़ा रहे हो और लोगों को लेजी बना रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम पास पड़ोस की दुकान से, मतलब यहाँ से देखो तो छोटे छोटे दुकानदार भी तो ख़त्म हो रहे हैं, उनका बिजनेस ख़त्म हो रहा है। हाँ। आप तो एक तरफ जनरेट करने की बात करो कि एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट करी, एक तरफ आपने कितना बड़ा बिजनेस बंद करवा दिया, राइट, ठीक है उनका, क्योंकि अब घर बैठे ही बंदा जो है ना हर चीज़ कर दे रहा है और आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं, क्योंकि आपने डायरेक्ट कंपनी से माल ले लिया। बीच वाला बंदा जो है, जो दुकान खोल के बैठा है, छोटा दुकानदार है, वो तो किल हो रहा है ना, सही बात। तो उसका बिजनेस जा रहा है आप किसी और को, और जो स्किल्ड है उसको रोड में दौड़ा रहे हो, वो बहुत सारे एक्सीडेंट भी कर रहा है, ट्रैफिक भी एक एक्स्ट्रा ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट को तो चाहिए तो उसमें जो है ना एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहिए आपके ऊपर, क्योंकि आप तो मतलब रोड्स हैं उनका आप जो है ना एक एक्स्ट्रा वो निकाल रहे हो ना, आप रोड से बेनिफिट निकाल रहे हो ना, रोड से बिजनेस निकाल रहे हो ना आप तो वो जो है ना करना चाहिए। अब क्योंकि कॉमर्शियल, अब जो बाइक्स लेके आते हैं वो कॉमर्शियल बाइक में कहाँ होती हैं, वो तो एक देखा जाए तो डोमेस्टिक भी है ना, राइट, आप यूज कर रहे हो उसको कॉमर्शियल में, तो कायदे से वो बाइक भी कॉमर्शियल होनी चाहिए, एग्जैक्टली, तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स भी आएगा। सही है। तो उनमें चेंजेस होने चाहिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बट ठीक है अब कर रहे हैं, बट हाँ वेटिंग से तो अच्छा है कि मतलब थोड़ा सा ठीक है। सर कॉलेज स्टूडेंट्स की अगर बात करें, आजकल हर कॉलेज में बच्चा ये सोचता है कि मैं अपना स्टार्टअप करूँ, बिजनेस स्टार्ट कर लूँ और जॉब नहीं करूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ। तो कितना गिमिक है, क्योंकि हर कोई बिज़नेस खोल लेगा तो फिर कंपनीज़ को टीम कैसे मिलेगी, और टीम नहीं होगी तो कंपनीज ग्रोथ भी कैसे करेगी, और हर कोई सिंगल पर्सन तो बड़ा नहीं बन सकता। तो इसको आप क्या कहते हैं? देखिए इसमें मेरी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने आप को सुपर माइंडेड समझते हैं, हाँ, उनको बिजनेस में आना चाहिए, हाँ, ठीक है। जो मीडियोकर हैं उनके लिए जॉब से छोड़ देनी चाहिए, हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सुपर माइंडेड है ना वो बहुत कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, बहुत कुछ इनोवेटिव ला सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। जो मीडियोकर है जिसको कि मतलब सिक्योरिटी चाहिए। इसमें एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल कि किसी पेरेंट्स का एक ही बेटा है और वही कमा के कल को दे सकता है। अब उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर वो बिजनेस के लिए गया है या स्टार्टअप के लिए गया है, उसको नहीं पता है 4 साल 5 साल मैं प्रॉफिट में आऊँगा भी या नहीं आऊँगा, तो उसके लिए तो घर के लिए तो लॉस है ना, क्योंकि इकलौता अर्निंग जो है ना मतलब करने वाला बंदा है। तो उसको ये समझना चाहिए कि अभी मुझे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, अगर मेरे लिए बैकअप नहीं है तो मुझे जॉब करनी चाहिए। और वैसे तो मुझे लगता है कि पहले जो है ना एक स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले जॉब करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारा डिसिप्लिन सीखते हो। स्टार्टअप में क्या होता है, आपको डिसिप्लिन नहीं पता, आप कभी भी कुछ भी करने लग जाते हो बैठ के, एंड कभी भी डिमोटिवेट होते हो, क्योंकि आप एक बार जॉब में जाते हो ना, वो सारे फेसेस देखने की आप स्ट्रेस भी देख चुके होते हो, डिमोटिवेशन भी देख चुके होते हो, और देन फिर जब बिजनेस में आते हो ना तो आपको पता होता है कि मेरी वहाँ कैसी लगी है। सही है। तो अब मुझे अब कितना जो है ना सिंसियरिटी एंड कितना जो है ना मतलब पैशन के साथ करना है स्टार्टअप को, सही बात, तो बंदे को करना चाहिए ऐसा, ठीक है। बट ये भी है कि अगर कोई कॉलेज या कोई बच्चा बहुत पहले से बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत इनोवेटिव कुछ ला रहा है, तो उसको वहाँ से करना चाहिए। ओके सर, क्या जैसे फंडिंग के टाइम पे हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है कि IITN है, IIM से पढ़ा हुआ है, इसका तो आइडिया बहुत अच्छा होगा, और जो नहीं पढ़ा होता इन कॉलेजेस से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो लगता है कि नहीं यार ये करेगा कि नहीं करेगा, एक मेंटलिटी बनी हुई है इन्वेस्टर्स के माइंड में। तो ये कितना सही है? एक्चुअली उनके आइडिया अच्छा होने की बात नहीं होती है, उनको लेने के पीछे जो मुझे समझ में आया, वैसे देखिए मैक्सिमम लॉस मेकिंग बिजनेस IIT IIM वाले ही हैं, मैक्सिमम देश में। बट अगेन जो है अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए जो है ना वहाँ के, क्योंकि एक फाउंडर क्या होता है, एक फाउंडर को अगर ओवरऑल देखोगे तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वो, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि वो कभी भी कोई भी चैलेंज उठ के आ जाएगा एंड उसको सॉल्व करना है उसको। जिसको नहीं होता, सॉल्व नहीं हो पाता, वो दूसरे दिन छोड़ के चला जाता है कि अरे यार वो कल नगर निगम वाले आ गए और उन्होंने ताला लगा दिया,
कोई भी आपकी जो ना प्रॉब्लम आई होगी या कोई आपने जो उनका रूल्स होंगे वो आपने फॉलो नहीं किया होगा, बट आपको अगर सॉल्व करना नहीं आता तो आप फाउंडर या एंटरप्रेन्योर बनने लायक ही नहीं हो। राइट। तो ये इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा।